आप पूरे देश भर में घूमते रहते हैं। आज की इस परिचर्चा में आप मुख्य मेहमान हैं हमारे, तो आइए तीनों लोगों की चर्चा हम सुनना चाहेंगे। सबसे पहले बताऊंगा, ये किताब है, आप जरूर देखिए। ये किताब दिख रही है, ये किताब आप जरूर देखिए। इसका हेडिंग है पॉवर्टी इन इंडिया, और ये शुरू हुआ है 1870 से 1970। यानी ये किताब 100 साल का तब हिसाब दे रही थी गरीबी का। ये गरीबी का पाखंड तो इसलिए किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के महंगे महंगे मोबाइल खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगे दारू पीने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। इसके लिए पॉवर्टी का गाना गाया जा रहा है। और तो बीमार क्यों करती है, और क्यों फिर हॉस्पिटल ना खोले, उनको मरने दे खा खा के तंबाकू, तो उसमें रेवेन्यू कलेक्ट करते तो सरकार भी दोषी है। तो ऐसा क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में 3 शख्सियत मौजूद हैं, तीनों हमारी देश की जानी मानी शख्सियत हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर कमल टावरी, जो पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और उत्तराखंड कैडर के ही आईएएस ऑफिसर रहे हैं। आप पूरे देश भर में घूमते रहते हैं। आज की इस परिचर्चा में आप मुख्य मेहमान हैं हमारे, तो आइए तीनों लोगों की चर्चा हम सुनना चाहेंगे। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम सबको, जय हो बद्री विशाल की जय हो। मेरा नाम है भाई कमलानंद। मैं कभी आईएएस में होता था, उसके पहले आर्मी में था। लंबी कहानी है। अभी 78 साल का हूँ और आजकल मैं पंचगव्य विद्यापीठ कांचीपुरम का चेन्नई का वाइस चांसलर हूँ। 60 किताबें लिखी है। और हम चाहते कि हमारे जो सुनने वाले दर्शक हैं, हिंदी वाले, उत्तराखंड वाले, वो ज़रा कृपा करके सवाल करें। और हम ये पेन्यूली जी के बहुत बहुत आभारी है कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथ में है निरंजन वर्मा जी। आप इंजीनियर हैं पेशे से, पत्रकार रहे हैं, तमिल के बहुत एक्सपर्ट है, और साउथ इंडिया से चेन्नई में कांचीपुरम में पंचगव्य विद्यापीठ चला रहे हैं। आप उसको गूगल में देख लीजिए, पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम चेन्नई। तो हम लोग कुछ आज ब्रेन स्टॉर्मिंग करने आ रहे हैं। और हमारा आज का विषय ये है कि भाई जो नीतियां हैं उस पर क्या करें, कैसा करें। तो हमारे तीसरे जो हमारे साथ में है वो है हमारे टेवटिया जी। आप शिक्षाविद है और लोगों से जुड़े हैं, एमएससी किया हुआ है, पीएचडी का भी है, और लोगों के दिल में दर्द है कि क्यों नहीं हम इतना महान देश होते हुए हम क्यों नहीं महानतम बन पा रहे। तो मैं अपना बात शुरू करने के पहले सबसे पहले बताऊंगा, ये किताब है, आप जरूर देखिए। ये किताब दिख रही है, ये किताब आप जरूर देखिए। इसका हेडिंग है पॉवर्टी इन इंडिया, और ये शुरू हुआ है 1870 से 1970। यानी ये किताब 100 साल का तब हिसाब दे रही थी गरीबी का, पॉवर्टी इन इंडिया। और अब हो गया 1970 से लेकर 2024, यानी 54 + 100, 154 साल में इतना पैसा आया। सरकारों ने IRDP, गरीबी उन्मूलन, ये वो। और चूंकि मैं आईएएस में रहा हूँ तो ये 40 साल में तो मैं भी पार्ट रहा हूँ। अलग अलग योजना। अरे भाई कुछ हुआ क्या? तो आज हम आ जाते 2024 में, तो हमारी बीमारियां बढ़ गई है, पानी कम हो गया है, फॉरेस्ट कम हो गया है, और गरीबी में हम 70-60% लोगों को फोकट का अनाज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नीतियों में गड़बड़ है कि, और ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, लकड़ा वाला जी, इनका नाम है दांत वाला जी। तो आप इसको जरूर देखिए। अब मैं गुरुजी पहले आपसे सवाल कर लूं, फिर मैं चाहूंगा टेवटिया जी भी जरा कुछ सवाल करें। तो हमारा पहला सवाल ये गुरुजी कि आपने इतना साल से काम किया पंचगव्य विद्यापीठ और वो सबके साथ में, समस्या सबको मालूम है, अविश्वास, ये वो। क्या आपके पास वाकई गाय पर आधारित संपूर्ण क्रांति का, जड़ से जुड़ने का, विश्व का 700 करोड़ लोगों का भला करने का, भारत के 150 करोड़ 140 करोड़ को बायोडाइवर्सिटी, पेड़, पानी, गाय, गोबर, पानी, सब में शर्तिया इलाज है? क्योंकि मैं 78 का हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये होगा विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी के साथ जड़ से जुड़ने वाला प्रोग्राम। एक एक शब्द का, विश्वसनीयता का कदर करना है, और हमसे एक भी चीज गलत ना निकले। डाउट होगा हम बोल देंगे भाई इसमें डाउट है, बहरहाल डाउट नहीं है। क्या आपके पास में शर्तिया इलाज है, नीतियों की वाला, कमी वाला, पैसे वाला? सबसे पहले दर्शकों को मेरा वणकम, नमस्कार। जो आपने बातें कही ये पॉवर्टी वाला, यदि मेरे गणित से देखा जाए तो भारत में कोई पॉवर्टी नहीं है। गरीबी है तो महंगे मोबाइल फोन खरीदने के लिए गरीबी है, गरीबी है तो दारू पीने के लिए गरीबी है। वाह। गरीबी का जो पैरामीटर भारत में जो सेट किया गया, रोटी, कपड़ा और मकान। आज भारत में किसको रोटी नहीं मिलता है?
किसके पास कपड़ा नहीं है, कौन कौन नंगा घूम रहा है, और किसके पास छत नहीं है। अगर ये तीन मूलभूत सुविधाएं अगर भारत के सभी लोगों के पास है, मतलब गरीबी नहीं है। ये गरीबी का पाखंड तो इसलिए किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के महंगे महंगे मोबाइल खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगे दारू पीने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। इसके लिए पॉवर्टी का गाना गाया जा रहा है और नौटंकी किया जा रहा है। और यदि भारत का कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो क्या रोजगार की कमी है भारत में? आज भारत में 12,000 गौशालाएं हैं और सारी गौशालाओं में गौ सेवकों के पद खाली हैं, वैकेंसी है। जो कहता है काम नहीं है, आ जाए। मैं गारंटी लेता हूं 12,000 गौशालाओं में प्रत्येक गौशाला में 5-10 गौ सेवकों की वैकेंसी है, वहां जाइए, काम कीजिए। हाँ, एक बात जरूर मैं मानता हूं कि निकम्मों को कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन जिसके पास काम करने के लिए हाथ भगवान ने दिया है, सामर्थ्य दिया है, उसके पास सब कुछ है। तो मैं नहीं मानता कि भारत में कोई पॉवर्टी है। और देखो, एक वर्ग जो भारत का है, जो सच में लूल्हा है, लंगड़ा है, जो नहीं कर सकता है, उसके लिए हमारे भारत में आज भी कितने अन्य क्षेत्र चल रहे हैं और कितने मंदिर हैं जहां पर निःशुल्क लोगों को भोजन कराए जाते हैं। तो गुरुजी, मतलब ये हुआ मूलभूत परिभाषा पर ही आप प्रश्न कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, और मान लिया कि जो परिभाषा है, क्योंकि वर्ल्ड ये है, वो है, बड़े बड़े इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक है, भारत सरकार है, नीति आयोग है, तो अगर हम परिभाषाओं को मान ले कि तुम्हारी जो परिभाषा है यार, उसी पे का बात करते हैं, हम परिभाषा बदलेंगे तब बदलेंगे। अभी क्या अपने पास में गरीबी न रहे, ग्राम स्वराज, स्वावलंबन वगैरह वगैरह, गाय को लेकर उसका कोई इलाज है पक्का? पहले तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि गरीबी है नहीं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन है, मान भी लेते हैं कि गरीबी है। हाँ, तो गाय, पशुधन भारत के पास आज भी 4 करोड़ है। जो मूल भारत की जो पारंपरिक गौवंश प्रजाति है, वो 4 करोड़ से ज्यादा है। अगर उनके जो गव्य हैं, गोमय है, गौमूत्र है, उसका दूध है, उसका आभा मंडल है, इसका समग्र अगर एप्लीकेशंस किया जाए, होलिस्टिक किया जाए, मतलब समग्रवाद में, हाँ, मतलब समग्र हर विषय में यदि गाय को जोड़ दिया जाए, ठीक, तो सारी समस्याओं का समाधान यहां से निकल जाता है। आज भारत गरीबी कह रहा है क्योंकि भारत में कई लाख करोड़ रुपए का हेल्थ बजट है साहब, उसके लिए। ठीक, अगर पूरा का पूरा हेल्थ बजट ही 1/4 कर दिया जाए गाय और गव्यों की चिकित्सा से, तो पॉवर्टी कहां रहती है? इनकी परिभाषा, छोटा सा अनुरोध है, हाँ, परिभाषा बदलेगी तब बदलेगी। बजट सरकार का कब रीअप्रोप्रिएट होगा, हमको जाएगा, वैसा जाएगा। अभी इसी सिस्टम में लेकर हम बात करें उत्तराखंड के परिवेश में, हाँ जी, पलायन के गांव है, बद्री गाय का हालत है, लोग अच्छे हैं, ये वगैरह, क्या हम इस पर विकल्प का प्लान दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बात बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, भारत में उत्तराखंड एक ऐसा देवभूमि है जिसके पास सब कुछ नैसर्गिक है, अच्छा, सब कुछ प्राकृतिक है। बस इसका जो दोहन हो रहा है, इस दोहन पर विचार किया जाए और उसका स्थानीय उपयोग तय किया जाए, बहुत बढ़िया, तो सारी समस्याओं का समाधान निकलता है साहब। यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई है, जंगल के जंगल जो है सरकार से कॉन्ट्रैक्ट पर खरीद करके और कूड़े के भाव में महंगे से महंगे वनस्पतियों का एक्सपोर्ट हो रहा है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में वही वनस्पतियां मिल नहीं रही है। तो गुरुजी, तो अगर ये छोटे छोटे रोजगार गांव को ले, जैसे पूरे उत्तराखंड में, अगर हम उत्तराखंड की सरकार चाहे तो इसके ऊपर मैं पूरा ड्राफ्ट बना करके दे सकता हूं कि उत्तराखंड के सारे गांवों में ग्राम वैद्य की स्थापना कर दो। अच्छा, ग्राम स्वराज के लिए? हाँ, ग्राम स्वराज के लिए ग्राम वैद्य की स्थापना कर दो। ग्राम वैद्य आपको क्या करेगा, आपके पूरे हेल्थ बजट को 1/4 कर देगा। आपका पैसा तो बच गया साहब, वहां पर आप उसको बड़े इंडस्ट्री में लगा दो। बड़े बड़े जहां पर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना पड़ता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, सही है, वो लगा दीजिए आप। और बता रहा हूं, इसमें से दुनिया भर का रोजगार निकलेगा गाय में से। विश्वास है आपको लोकल में? हमने जिया है 24 साल से। आपके पास जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी है, बंद कर दो ना। आपके पास बद्री गाय है जो भारत की सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देने वाली गाय है।
वो गाय है, उसका आप एप्लीकेशन शुरू कर दीजिए, उसके आधार पर आप नॉन मेडिकल प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, मेडिकल प्रोडक्शन शुरू कीजिए, नॉन मेडिकल प्रोडक्शन शुरू कीजिए। इसके अलावा पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं आप अपने प्रकृति में लोगों को निरोगी जीवन दे करके। ये पूरा का पूरा उत्तराखंड में आपका मेडिकल टूरिज्म गाय आधारित इतना बढ़िया खड़ा हो जाएगा कि आज भारत के लोग जो अपने कैंसर जैसे बीमारियों की चिकित्सा के लिए यूएसए भागते हैं, मैं तो कहता हूँ सारा यूएसए को यहाँ बुला सकता हूँ मैं। तो गुरुजी पहला पॉइंट निकला, आपको पूरा विश्वास है जी कि उत्तराखंड अगर जड़ से जुड़े, बिल्कुल परंपरागत ज्ञान, हाँ, जिसमें गाय भी है, वैद्य भी है, नाड़ी भी है, हाँ, उसका यूज करें। हाँ जी। तो और सरकार से पैसा नहीं चाहिए? पैसे की कहाँ जरूरत पड़ती है? नहीं, पक्के बात हो जाए, जरूरत कहाँ बजट आता है ना, बजट के बजट। गाय तो सबसे बड़ी धन है। अच्छा। और गाय हमारे पास है। अच्छा, तो और कौन सा पैसा चाहिए? तो आपको अलग से कोई ग्रांट सब्सिडी नहीं चाहिए? कोई चाहिए नहीं। आज तक पंचगव्य विद्यापीठम ने भारत के 24 राज्यों में 8000 जो गविसिद्धों को खड़ा किया है, इसमें सरकार का एक फूटी कौड़ी का कंट्रीब्यूशन नहीं है साहब। और दान भी नहीं दिया लोगों से दान, स्वाभिमान मॉडल बनाया, स्वावलंबी मॉडल में खड़ा किया है। तो ऐसा उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? अब जरा केवल पूछना था सबसे पहले, हाँ प्लीज, आप सरकार में रहे हैं, अब मत पूछिए। सबसे पहले सर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप सरकार के पार्ट रहे हैं और जो भी सरकार ने गड़बड़ किया, प्रश्न ये है सर, आप ये बताइए कि तंबाकू की फैक्ट्रीज है, कुबेर और तरह के गुटके बनते हैं, उसमें सरकार रेवेन्यू भी लेती है, और दूसरी तरफ वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलती है कि भाई कोई बीमार है तो वो सही कैंसर का फ्री में इलाज करना, फ्री में इलाज भी करना है। तो बीमार क्यों करती है और क्यों फिर हॉस्पिटल ना खोले, उनको मरने दे खा के तंबाकू, तो उसमें रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, तो सरकार भी दोषी है। तो ऐसा क्यों है? नहीं, मेरा सीधा सवाल होगा, लिमिटेड समय में पहले अपन अपनी बात करें। सर हम करेंगे। अब आप मुख्यमंत्री को पकड़िए, उनको पकड़िए, फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़िए। सर आप सरकार के पार्ट रहे हैं। मैं बिल्कुल नालायक रहा हूँ। नहीं सर, आप इस पे थोड़ा सा टिप्पणी दें। हम टिप्पणी ये देंगे कि पहले अपन अपने हाथ में जो संभव है, जैसे गुरुजी के हाथ में क्या क्या? गुरुजी से तो हम करवाएंगे, गुरुजी से तो क्वेश्चन बात नहीं। गुरुजी तो एक तरीके से भैया देखो, केवटिया जी आपको मैं पैर पकड़ता हूँ, लेकिन मैं अपने औकात से ज्यादा नहीं बात करता। मैं छोटा सा आदमी हूँ। हमारे विद्यापीठम के वाइस चांसलर हैं, तो इनके जगह मैं एक जवाब देता हूँ। 1947 के बाद से, अंग्रेजों के जाने के बाद से जो भारत में जो व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो रही है, उसमें कलेक्ट करना और बांटने की जो संस्कृति रही है, इसके कारण ये हो रहा है कि एक तरफ से तो आप तंबाकू वालों से टैक्स लो और दूसरे तरफ इस पैसे को वोट लेने के लिए आप चिकित्सा के नाम पर हॉस्पिटल खोलो। तो ये तो 1947 से रही हुई परंपरा है। इस परंपरा को खत्म होने के बाद ही ये चीजें सुधरेगी, और हम उसको सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि वर्तमान में वो चलता है, चलने दो। हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? तो इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा आपको। बिल्कुल ठीक है। देखिए, सरकार किसी भी विषय को लाने से एक ही बात के लिए डरती है कि हमारा टैक्स कलेक्शन कम गया तो क्या होगा, हम पैसा कहां से बांटेंगे। मैं कहता हूं इस व्यवस्था को लाने में सरकार का टैक्स कलेक्शन घटेगा नहीं, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इसका पूरा गणित आपको बताता हूं। भारत को 3 खंडों में तोड़ दीजिए आप। एक निर्यात वाला खंड, जिसमें सरकार जो है या जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, हमारे देश के जंगलों को, पहाड़ों का दोहन करके और उसको कूड़े के भाव में एक्सपोर्ट कर रही है, उसके ऊपर भी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, तुमको जो करना है करते रहो। दूसरा जो भारत का 40% हिस्सा है, जो अर्बन है और सबअर्बन है, उसके लिए एक बहुत बड़ा भारत में सिस्टम है कि लोगों को ज्यादा वेतन दो और फिर उसको मेडिकल के हिसाब से उसको फिर वापस ले लो, लूट लो। वो व्यवस्था पर भी हमारा कोई कमेंट नहीं है, चलते रहने दो, चलने दो। लेकिन सर बड़ी लाइन बनाओ। अब जो तीसरी जो बात है कि भारत की 40% जनसंख्या जो ठेठ ग्रामीण है, जो कंप्लीट रूरल है, उसको यदि हम पकड़ लेते हैं और उसकी व्यवस्था को ही हम खड़ी कर देते हैं स्वावलंबी में, तो सरकार का जो एक्सपेंडिचर्स है, जो 40% भारत
जो रूलर है, बिल्कुल ठेठ रूलर है, हाँ। उस पर जो भारत का जो खर्चा है मेडिकल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सही बात है, हाँ। और दूसरे चीजों के ऊपर जो चीज है, ये इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, संभव है, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। और इसको मिनिमाइज करने से जो पैसा बचेगा, जो मुझे लगता है 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया बचता है सरकार का, उसको आप टैक्स की जगह जोड़ लो। जो स्वावलंबी व्यवस्था में आपको टैक्स नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर तो बचा रहे हैं आपका, ठीक बात, आप उसको रेवेन्यू में जोड़ लीजिए, ठीक बात, तो फिर आपका टैक्स कलेक्शन में कमती कहाँ हुआ, आपको तो बढ़ रहा है ये सारी चीजें। टैक्स कलेक्शन के लिए उत्तराखंड में बता रहा हूँ, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, सहसदारा रोड पे एक गवर्नमेंट की दुकान, मतलब जो ठेके से मिलती है, एक शराब का ठेका था। आज 40 दुकानें हैं इम्पोर्टेड शराब की। तो आप ये बताओ सर, हम एक तरफ हम पंचगव्य की और उसकी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार को शराब के थ्रू टैक्स कलेक्शन करने के लिए, जो पहले जो बायोडेटा देते थे तो लड़के से पूछते थे कि लड़का शराब पीता है नहीं पीता है, अब लड़की भी लिख रही है कि मैं नॉन ड्रिंकर। नहीं, वो एग्रीड, समझ नहीं, मेरा एक अनुरोध, पहले हमारे हिंदू कल्चर में या सनातन कल्चर में ये नहीं था कि लड़की ड्रिंक करती है, अब लड़की भी ड्रिंक कर रही है, उसके बायोडेटा में भी लिखा जा रहा है कि वो नॉन ड्रिंकर है। हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है, पैर पकड़ के अनुरोध है, हम लोग एक लिमिटेड समय के लिए, हाँ जी, अब जो हम जैसे है वैसे है, काले है तो काले है, दारू है तो दारू है, बिल्कुल ठीक, हम उसकी चर्चा करेंगे तो कहीं निकलेगा ही नहीं। हमारा अनुरोध ये है, अपन आएंगे, सरकार का काम सरकार करे, गवर्नर का काम गवर्नर करे, हम अपना काम करें। तेवतिया जी जैसे लोग बोलते हैं संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए, अब हम कह रहे गुरुजी संपूर्ण क्रांति कराएगा समय, ये आदमी से नहीं होगा, बिल्कुल समय तो अपन पहले अपना हिसाब ले, ये देखिए अच्छा मॉडल बनाओ, उसको रेप्लिकेट करो। क्या इस पर आप कुछ राय दे सकते हैं? आपने इतना साल से काम किया है, कल आपने वो भी उनको भी सुना, ताराचंद जी को भी, वो जो यादव जी जो आए थे, कितना बड़ा काम किया है। तो क्या हम शुभ लाभ के साथ, रोजगार के साथ, आकर्षकता के साथ आपने जो बढ़िया काम किया, उसको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और भारत में रेप्लिकेशन पर पत्रकारों का रोल, हम लोग सरकार को बदलने नहीं हो, तो जैसी है वैसे अपने आप बदलेगी। हम अपनी बात करें, क्या इसी सिस्टम में हम अच्छे काम को रेप्लिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। कोई जितने भी इस तरह के पुरुषार्थी लोग हैं भारत में, जिन्होंने एक एक विषय को लेकर के जो इतनी बड़ी क्रांति कर दी है, बिना सरकार के मदद से और बिना सामाजिक संगठनों की मदद से, इन सबको यदि धंधे से जोड़ दिया जाए, बहुत बढ़िया व्यवसाय है ना, व्यवसाय से यदि जोड़ दिया जाए इन सभी को। अभी लोगों को क्या है, एक शर्म आती है अपने आप को व्यवसायी कहने में। बहुत बढ़िया। मैं देखिए स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैं पंचगव्य विज्ञान का व्यवसायी हूँ। मुझे अगर कोई कहता है कि आप पंचगव्य विज्ञान पढ़ाने के लिए पैसे लेते हो, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो खर्च लगता है, उस खर्च को लेकर के यदि हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा काम है। जिसको कहना है कहे, वो भी आपके शिक्षा लेके, वो भी तो फिर धन के लिए वो भी तो काम करेगा ना, रोजगार होगा। बहुत बढ़िया। और जितना भी फोकट में लोगों को हमने तैयार किया शुरुआती दौर में, 2010-11 में, सब निकम्मे निकल गए, फोकट वाले निकम्मे निकले। और जिनसे खर्चा लेकर के पढ़ाया जिनको, आज वो सब इतिहास रच रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के हजारों पुरुषार्थी भारत में भरे पड़े हुए हैं, इसी व्यवस्था में। हाँ, इसी व्यवस्था में। कोई नीम को लेकर के चल रहा है, तो कोई जैविक कृषि को लेकर के चल रहा है, तो कोई कपास सूत को लेकर के चल रहा है। इन सभी को जो है स्वावलंबी व्यवस्था में उतरना चाहिए। बहुत बढ़िया। और इसमें लोगों को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि आज के दौर में कोई भी व्यक्ति इस विषय को पढ़ करके महीने का 50,000 1 लाख कमा सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा करने से ही बहुत बढ़िया। हम देखिए, सरकार को बदलना बहुत अच्छा, बहुत मुश्किल काम है। और पहले कई बदला साहब, और वो क्या है, समय करा देगा, समय कराएगा, उसको समय पर छोड़ दीजिए। हमारे हाथ में क्या है, वो कर दिखाना चाहिए। एक गुरुजी और एक प्रश्न आपसे, इसके बाद हम चाहेंगे धर्मराज के बारे में। मॉडर्न साइंस जो है, उससे हम हट नहीं सकते, नहीं हटेंगे। उसको पंचगव्य में कैसे इंटीग्रेट करें, समझाएं। मैं इस पे एक बड़ी कड़वी बात कहूंगा कि जो अधूरा है, उसके साथ हम जुड़ के करें क्या। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा आप लोग भी ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। वाह वाह, देखो, बहुत बढ़िया। मॉडर्न साइंस का फिजिक्स अधूरा है, अधूरा है। मैं देखो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं मॉडर्न साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ कि फिजिक्स कैसे अधूरा है, मैं जानता हूँ कि केमिस्ट्री कैसे अधूरा है। तो उसके साथ जुड़ के क्या करना साहब,
और हमारा जो वेद है, हमारे जो संस्कृति और पुराण है, वो आज भी विज्ञान के मामले में संपूर्ण है। देखो आज सबसे बड़ा फिजिक्स का जो थ्योरी है, क्वांटम फिजिक्स, किसकी देन है? ऋषि कपिल की देन है। तो आप संहिता क्यों नहीं पढ़ते आप? वो संपूर्ण है क्वांटम फिजिक्स। और हमें उस पैरामीटर को लेकर के चलना चाहिए, ना कि मॉडर्न साइंस के अधूरे पैरामीटर को अधूरे के साथ नहीं। आज कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, वो उसको यही कहता कि एलिमेंटल डिफिशियंसी दो, एलिमेंटल कंपोजिशंस बताओ भाई। अरे भैया तुम्हारा केमिस्ट्री अधूरा है, हम कौन सा एलिमेंटल कंपोजिशन तुमको बता दें? चुनौती के साथ। क्या भारत ने जो वेदों में पैरामीटर दिया है हर चीज का, क्या हम उस पैरामीटर पर काम नहीं कर सकते? हम दुनिया को उस पैरामीटर पर क्यों नहीं लाते? हम ABCD जेड वाले थ्योरी में क्यों अटके हुए हैं? अंग्रेज तो चले गए 75 साल पहले। अब तो कम से कम हमें हमारे पुराना जो धरोहर साइंस है, जो सप्त ऋषियों ने दिया है, उस पर भारत को लाना चाहिए। और जिस दिन हम सोच लेंगे, उस दिन भारत में ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इसको खड़ा भी कर देंगे। वाह वाह, ये मेरा आत्मविश्वास है। बगैर ग्रांट के, बिना ग्रांट के। और पंचगव्य विद्यापीठम ने यही तो किया, कर दिया, यही किया है। और इसलिए आज देखो पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में दुनिया की कोई बीमारी असाध्य नहीं है। सर मेरा ये जो आपने सजेशन दिया कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो तो यूनिवर्सिटी जो बनती है उसको वो यूनिवर्स से बनी है, उसको कोई बाउंड्री नहीं। यूनिवर्स, वाह, वो कुछ भी कर सकते, बहुत बढ़िया। कोई सिलेबस बनाए, कोई डिग्री दे, कोई रोजगार दे। तो वो आपका सजेशन बहुत बढ़िया है कि सरकार की इसमें जरूरत ही नहीं है। सरकारी यूनिवर्सिटी से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी हर स्टेट में है, हर स्टेट में, लगभग हर स्टेट में। और देखिए प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय चाहे तो रोजगार आधारित इस विज्ञान को पढ़ा ले। आज देखिए पूरे भारत में, उत्तराखंड नहीं पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जिसपे सरकार का मुहर नहीं लगा हुआ है, लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है क्योंकि उसमें रोजगार मिलता है। रोजगार मिलता है ना? तो इसमें रोजगार की पूरी संभावना है। इसको उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय है उसको एक निजी कोर्स के रूप में अगर एडॉप्ट कर लेते हैं, जो उस पे समझ बनाने की बात है, तो समझ बनाने के लिए पंचगव्य विद्यापीठम काफी है। 24 साल से हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और हमारा देखिए अभी तक क्यों नहीं हुआ ये? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि हमारा विषय वो ले लेंगे। मैं तो चाहता हूं कि भारत के हर यूनिवर्सिटी में ये विज्ञान पढ़ाया जाए। किसी यूनिवर्सिटी ने या आपने या किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की कि इसको हम अडॉप्ट करें? कोई किसी का इंटरेस्ट है? ऐसा नहीं है। दर्जन भर यूनिवर्सिटीज, लगभग दर्जन भर यूनिवर्सिटीज के साथ मेरी बात हुई है, लेकिन वो वहीं पर अटक जाते हैं कि सरकार क्या कहे। ठप्पा, सरकारी ठप्पा, बिना सरकार के ठप्पा के कुछ नहीं। अरे मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे रोजगार पूरक के एजुकेशन है भारत में जहां पर सरकार का ठप्पा नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद बच्चा 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमा लेता है। भीड़ लगी हुई है आज वहां। यूनिवर्सिटीज हिम्मत नहीं कर पाती है कि हम सरकार के अप्रूवल के बिना कोई कोर्स करते हैं। यहीं पर गाड़ी बहुत अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया गुरुजी, मजा आ रहा है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्शन ओरिएंटेड इसी सिस्टम में। हाँ जी, इसी सिस्टम में 2-3 चीज और बताइए। एक तो जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर्टी हम बात कर रहे हैं, गरीबी, भ्रष्टाचार, इसमें प्रश्न आता है मानसिकता का, माइंडसेट। और हमारा एसडीजी फेसडीजी सब कुछ है, सेकुलर है, इसके बावजूद ये जमीन पे क्यों नहीं उतरा? आपदा प्रबंधन क्यों नहीं जमीन पे उतर रहा? पेड़ पानी का धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा? लोग जैसे जड़ खाने में क्यों लग गए? आपका क्या विश्लेषण है? मानसिकता का प्रश्न कैसा निपटेगा? एक दूसरा, जितना हमारा नेतृत्वशाला है, चाहे वो पंचायत का हो, एमएलए का हो, स्कूल का हो, कोऑपरेटिव का हो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो, कोऑपरेटिव का, जहां चुनाव होते वो सब बोलते साहब भ्रष्टाचार तो करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ता है, दारू पिलाना पड़ता है, ये गए वो। इन सब चीजों का इलाज कैसे पंचगव्य विद्यापीठ लोगों के साथ में देगा कि विकास ये है, समस्या का उत्तर ये। देखिए पंचगव्य विद्यापीठम तो रोजगार पूरक सैकड़ों कोर्सेज दे सकता है, सैकड़ों कोर्सेज, और दे भी रहा है। 1-2 कोर्सेज की बात नहीं बता रहा हूँ। आज देखिए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है, बहुत बढ़िया, इतना दिन से आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि BA MS के आगे कोई कोर्स शुरू कर सके। लेकिन पंचगव्य विद्यापीठम ने 10 साल में हार्ट स्पेशलिस्ट कोर्स बाई पंचगव्य, आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट कोर्स बाई पंचगव्य, ऐसे 19 स्पेशलिस्ट कोर्स शुरू किए हैं जो एक्चुअली आयुष मंत्रालय का काम था, तो आयुर्वेद में लाने का काम था। आप इवॉल्व हो रहे हैं,
आप लेकिन मजबूरी में हमें करना पड़ा क्योंकि ये लोग आयुष मंत्रालय की एक ऐसी ड्रॉबैक बताऊंगा। नहीं हम ड्रॉबैक नहीं, हमें सर वो बहुत जरूरी है, सर वो बहुत जरूरी है। छोड़िए उसको, नहीं प्लीज कभी और अलग से करेंगे। बीएमएस के बाद एक एमडी होता है रोग निदान में, जिसको पैथोलॉजी कहते हैं, वो साइन नहीं कर सकता रिपोर्ट पे। हाँ उसको छोटी जैसा है वैसा है। हम तो ये कह रहे हैं गुरुजी के पास में मानसिकता का भी और सोच बदलने का भी इलाज है और आप इवॉल्व है, जरूरत के हिसाब से आप नई नई चीजों को एसिमिलेट करके रिसर्च करके उसको व्यावहारिक में देना। अब देखिए केवल पंचगव्य विद्यापीठम नहीं है या केवल मैं नहीं हूँ, हाँ। भारत में सैकड़ों ऐसे पुरुषार्थी लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत काम कर दिया। केवल गाय पर नहीं, मैं तो करूँ किसी ने नीम पर कर दिया है, हाँ जी, किसी ने जंगली में कर दिया, हमारे जंगली में पेड़ किसी पर कर दिया है, तो किसी ने तालाब पे काम कर दिया है, अलग अलग कोई नदी के ऊपर काम कर लिया है, कोई सूत कपास के ऊपर काम कर लिया है। ऐसे सारे पुरुषार्थियों को मंच अगर मिले, मंच देगा कोई नहीं, इन सारे पुरुषार्थियों को अपना मंच खड़ा करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, भारत सरकार का भी पंचगव्य उसमें कोई रोल है कहीं? मैं तो कह रहा हूँ सरकार, देखिए सरकार आ जाए, बहुत अच्छी बात है, मुक्त करे, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन न भी आए तो हमारे संविधान ने नागरिक के मौलिक अधिकार इतने दे रखे हैं कि जिन अधिकारों के आधार पर ये सारे काम खड़े किए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे पंचगव्य विद्यापीठ हमने पंचगव्य मेडिकल साइंस जो खड़ा किया है, ये सर हमारे संविधान के कानून के अंतर्गत है, कानून से बाहर नहीं है। उसमें क्या है, चेन्नई हाईकोर्ट मदुरई बेंच का 2015 का एक जजमेंट और एक 17 में रिट पटिशन का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में स्पष्ट किया गया है। बहुत बढ़िया। इसको कोई भी उठा के पढ़ सकता है और हम उसी जजमेंट के आधार पर पंचगव्य मेडिकल साइंस को खड़ा कर रहे हैं। कोई सरकार से अगेंस्ट नहीं है और कोई कानून और संविधान से अगेंस्ट नहीं है, हम उसी के अंतर्गत। लेकिन हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं इसका कोई विश्लेषण नहीं करता और इस पर कोई दृष्टिपात नहीं करता। बस जो चीजें आ गई अखबारों में या मीडिया में टुकड़े टुकड़े में वो जो कहा जाता है ना कि किसी ने कहा कि जी आपका कान कौवा लेकर के जा रहा है तो हम कौवे के पीछे दौड़ जाते हैं, कान नहीं छूते हैं। भैया संविधान देखो ना कितने अधिकार दे रखा है। तो गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि हम तो टुकड़े टुकड़े में काम कर रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी, उसके बजाय अगर हम होलिस्टिक ले और एरिया ले ले, समग्रवाद जो आपने बोला, तो मेरे ख्याल से गति आ जाएगी। इसी सिस्टम के अंदर में बदलेंगे तो बदलेंगे, हम अपना काम शुरू कर दें। कैसा रहेगा? बिल्कुल। तो गुरुजी एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मोड़ा जी, तिवड़िया जी, अगर कोई और मुश्किल सवाल हो जो आपके बालों को उखाड़ दिया हो, क्या गुरुजी बाल आ सकते हैं क्या इनके? देखिए आयुर्वेद में असंभव कुछ भी नहीं है। पंचगव्य के माध्यम से मैं तो करूँ नहीं, संपूर्ण आयुर्वेद की बात करूँ तो आयुर्वेद में असंभव कुछ भी नहीं है। बाल आ सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ असंभव कुछ भी नहीं बाल आएंगे क्या? इनके बाल आ सकते नहीं आ सकते, बहुत सारी चीजें इनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आयुर्वेद में प्रोविजन तो सब कुछ है। सब कुछ। तो तेवटिया जी कुछ हो जाए प्रयोग? बिल्कुल। मैं बतला रहा हूँ, मैं थूक का प्रयोग करता हूँ, चश्मा मेरा छूट गया, मैं छूट गया। इसी तरह कई प्रयोग है लोग जो कर रहे हैं अलग अलग, उनको मंच पंचगव्य विद्यापीठ दे, उनको मंच असरकारी अभियान दे, उनको मंच पत्रकार दे, टीवी वाले दे, संत, ये इतने सारे संत समृद्ध बैठे हुए हैं। हम लोग ऋषिकेश अपना कुंभ मेले में 16, 17 में 18 में इन्हीं चीजों को लेकर गति कैसी आए, गाय गोबर पेड़ पानी का मूल्य कैसे बढ़े, डिमिस्टिफिकेशन कैसे हो, अगर कोई सवाल हो तो हम जरूर अनुरोध करेंगे। आप हमारे भाई साहब को भी भेजिए जो ये कार्यक्रम करा रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे जितने भी एमएलएज है, एमपीज है, हारे हुए हैं, जीते हुए हैं, युवा है, लीडर है, उनको बोलिए जमीन पर आइए और हवा में लंबा लंबा मत मारिए, व्यवस्था को दोष मत दीजिए। बार बार व्यवस्था खराब, व्यवस्था, अरे भाई आप भी कुछ करो, आपके हाथ में है कि नहीं व्यवस्था। गुरुजी कुछ और आखिरी में समप में आप आशीर्वाद, सहयोग और कुछ चुनौती देना चाहेंगे समाज को भी, एमएलए को भी, जनता को भी, पत्रकार को भी, यूनिवर्सिटी को भी, कि आओ मिलकर काम करते हैं, कुछ ऐसी चुनौती। अभी जो आपने कहा ना व्यवस्था खराब, मैं कहता हूँ सड़क पर हम कचरा फेंक देते हैं, इसमें व्यवस्था कौन खराब कर रहा है? आज उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ, देहरादून राजधानी है, कचरा भरा पड़ा है, रोड पर कचरा पड़ा है, क्या सरकार आके फेंकती है? ये मानसिकता जो है, व्यवस्था खराब है, व्यवस्था हम खराब करते हैं।
आप देखो यही संविधान और यही व्यवस्था है। आप आ जाइए दक्षिण भारत के शहरों में, आप आ जाओ तमिलनाडु के शहरों में या कर्नाटक के शहरों में या केरल के शहरों में, आपको कचरा नहीं मिलेगा रोड पर। कौन सा संविधान है साहब? यही तो संविधान है। लेकिन मानसिकता जो है तो मानसिकता हम बिगाड़ते हैं बहुत। तो अपने को इन विषयों को समझना पड़ेगा कि देश हमारा है, शहर हमारा है, ये गली नुक्कड़ हमारे हैं। जिस दिन ये चीजें की चेक वही होते, कागज चेक नहीं करते, सिक्के में कहते पॉलिथीन चेक कराओ, पॉलिथीन तो नहीं ले रहे। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ गुरुजी कि एक अपने को इसी व्यवस्था में निराशा की बातें नहीं करना, बिल्कुल नहीं। आशा आशा आशा। एक दूसरा अपनी औकात से आगे बढ़ो, कुछ न कुछ करो। तीसरा सीखो करने वालों से। और चौथा जो है कि बड़े इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पड़ी है, पेड़ पानी, गाय गोबर, गाय का मूल्यांकन करो, बद्री गाय के साथ न्याय करो। और जो इस पर काम कर रहे हैं नाटक न करे। और उसको आपने जो बोला कि मैं तो व्यवसायी हूँ, तो व्यवसाय की कदर करो और बनिया बनो। दूसरे शब्दों में नॉन एक्सप्लॉइटेड। शोषण नहीं, मगर ग्राम स्वराज के साथ में जड़ से जुड़ो, अपनी परंपराता के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में, महिलाओं को इसमें भी एक चीज में जोड़ दूंगा, प्लीज बनिया बनो, लेकिन भारतीय बनिया बनो। भारतीय बनिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लूट वाला बनिया मत बनो, अमेरिकन मॉडल से बचो। भारतीय बनिया बनो, बहुत बढ़िया, देश समृद्ध हो। गुरुजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी केवटिया साहब, हमारे धर्मोड़ा जी। और हम चाहते कि अपनी क्षमता को पहचाने और निराशा बात न करें, बाकी लिखे जरूर क्या करना और चुनौतियों के साथ आगे बढ़िए। मेरे ख्याल से पंचगवी विद्यापीठ है, हमारे केवटिया जी है, और हमारे भाई साहब जो है, इनका टीवी चैनल है। हम सबसे अनुरोध करेंगे, आइए मिलकर उंगली की मुट्ठी बनाते हैं। अपना भविष्य अपने हाथ में होगा, दूसरे का कॉपी करने से फायदा नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों महान विभूतियों का कि आज आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, देश और दुनिया की व्यवस्थाओं से हमें परिचय करवाया। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक की अनुमति दीजिए। नमस्कार।